हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा है, उसमें हम NCERT भी कवर कर रहे हैं और NCERT के साथ साथ जो वहाँ टॉपिक पूरे कवर नहीं हो पाते उन टॉपिक को हम अलग से देखते हैं और आपका इम्पोर्टेंट होता है। प्लेलिस्ट के ये 10th क्लास के टॉपिक में आपको मिल जाएगी वीडियो। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली है वहाँ पर लीवर के बारे में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पहले लीवर के बारे में पढ़िए, क्या यकृत क्या काम करता है, क्या होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, तब जाकर ये वीडियो देखना। तो आज हम एक और नया टॉपिक जिसका नाम है अग्नाशय। आपके शरीर का एक ऑर्गन होता है अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीवर की वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। आप पहले लीवर को पढ़िए, यकृत पढ़िए, यकृत के बारे में पढ़िए, उसके बाद तब आना इस वीडियो को देखने, ठीक है। और अगर आपने देख लिया है तो मोस्ट वेलकम है आपका, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी की सारी ये वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमारा जो ह्यूमन का डाइजेशन सिस्टम है किस तरह से होता है। देखिए, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा डाइजेशन सिस्टम है। इसमें देखिए डाइजेशन सिस्टम में आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा ईसोफेगस, ये संरचना है ईसोफेगस ये। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको दिखा होगा लीवर। लीवर के बारे में हम पढ़ चुके, ठीक है। ये हमारा क्या है, लीवर है। लीवर से नीचे आपको ग्रीन सी संरचना दिख रही होगी, ये अंग, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। और गोल ब्लैडर के पास इस तरह से आपको एक संरचना दिख रही होगी पत्ती के जैसी, ये थोड़ा छुपा हुआ है इसमें, इस तरह से पत्ती के जैसी संरचना है। स्टमक, ये हमारा स्टमक है, स्टमक के नीचे और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी। इस स्ट्रक्चर, इस ऑर्गन को बोलते हैं आप क्या, पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं अपना पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय। इस अंग के बारे में पढ़ेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, कितना डाइजेशन में हमारा हेल्प करती है, सब चीज़ हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर मैं इसको आपको एक पूरा डायग्राम दिखाऊं तो आपको इस डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा। उम्मीद करता हूं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में यहाँ से आपको ग्रीन सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर का क्या काम होता है आपको कमेंट करना है, बताना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताना है कि गोल ब्लैडर क्या काम करता है। मैं बता देता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, बाइल जूस या पित्त वर्णक के रेस्पेक्ट में क्या काम करता है। हिंट दे देता हूँ कि ये बाइल जूस को स्टोर करता है या बाइल जूस को सेक्रेट करता है, मतलब स्रावित करता है या फिर उसको संचित करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो गोल ब्लैडर होता है बाइल डक्ट के थ्रू किससे जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारी स्ट्रक्चर किसकी, पैनक्रियाज। ये बना हुआ है हमारा अग्नाशय। तो इसी अग्नाशय के बारे में आज हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा अग्नाशय, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अग्नाशय के बारे में हम क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखिए सबसे पहले आपको अग्नाशय के बारे में पढ़ना है कि जो अग्नाशय होता है वो किसके जैसी संरचना है। तो जो आपकी अग्नाशय है वो एक लीफ के लाइक संरक्षण है, लीफ लाइक ऑर्गन है। लीफ का मतलब जो पत्ती होती है पेड़ की, आपने पत्ती देखी होगी, उसके जैसी संरचना है हमारे पास। कौन, लीफ लाइक ऑर्गन होता है आपके पास, पत्ती जैसी संरचना वाला अंग है कौन, हमारा अग्नाशय। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था ये डायग्राम, देखिए ये जो संरचना है किसके जैसी है, पत्ती के समान। उसके बाद दूसरा पॉइंट पढ़िए, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा रहता है। देखिए ये छोटी आंत थी, इस तरह से स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, जेजुनम, और लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं इलियम। तो किससे जुड़ी होती है, ड्यूडेनम से। मैंने आपको दिखाया था ये डी वाला पार्ट है, ये किससे जुड़ी हुई है, ड्यूडेनम से। आगे चलिए, डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। एक हमारे पास नाम है लैंगरहैंस, एक व्यक्ति थे लैंगरहैंस, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, नोट इन्वेंशन। इन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी। शरीर के अंदर थी हमारे, उसका पता लगाया था किसने, लैंगरहैंस ने।
अब कहेंगे कि क्या शरीर के अंगों का भी डिस्कवरी होती है? बिल्कुल होती है। अभी भी हमारे शरीर के अंदर इतने अंग हैं जिसको खोजा जाना अभी बाकी है। आप बनिए, पढ़िए और कुछ अंग खोजिए अपने शरीर के अंदर, उसके बारे में बताइए क्या क्या वो काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर बताइए, ये आपका काम है। तो क्या होगा, किसने खोजा था इसको? डिस्कवर्ड बाय लैंगरहैंस। अब जो आपका पैनक्रिया होता है, जो अग्नाशय होता है, उसके पास 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिका होती है 4 प्रकार की? सबसे पहले एक होता है अल्फा, एक बीटा, एक डेल्टा और एक एफ सेल। कितनी प्रकार की सेल हैं? 4। अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। अगर इनमें भी बात की जाए सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी कोशिका होती है, तो वो होती है बीटा सेल। बीटा सेल की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन सेल को आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब उनका साइंटिस्ट का उनका नाम तो याद रखना था, तो नाम किस तरह से रखें? तो उसके अंदर जो दीपिकाएं पाई जाती थी, उन दीपिकाएं को बोल दिया गया आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो किस सिस्टम से रिलेटेड है? तो डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र से। किस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो पैनक्रियाज, ठीक है। आगे चलिए। अब ये मिश्रित ग्रंथि कही जाती है आपकी, कौन? पैनक्रियाज। क्यों कहा जाता है इसको मिश्रित ग्रंथि? तो इसके पास अभी हमने पढ़ा 4 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ। आगे चलकर हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। 2 प्रकार की ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो हार्मोन्स का स्रावन करती है, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो जूस यानी कि रस का स्रावन करती है। तो आप देखेंगे जो इसकी अल्फा, बीटा, गामा जो ग्रंथि हैं, जो सेल्स हैं, वो हार्मोन्स का बनाती है। इसका मतलब वो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। और जो एफ सेल है वो एक रस यानी कि जूस बनाएगी, जिसको बोलते हैं हम बहिस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी आगे जाकर कभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जितनी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो हार्मोन्स बनाएगी, और जितनी बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं वो जूस यानी कि रस बनाएगी। तो क्या हमें हार्मोन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? नहीं, हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन सिस्टम। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एफ सेल। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एफ सेल के बारे में, तो डिस्कस करेंगे एफ सेल के। तो अतः पैनक्रियाज को एक मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक बहिस्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, या आप कह सकते हैं ये रस के साथ साथ, पाचक रस के साथ साथ क्या हार्मोन्स का भी स्रावन करती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद एफ सेल इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो पाचन तंत्र है उसका पार्ट होती है एक एफ सेल। तो एफ सेल डाइजेस्टिव यानी कि पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ये आप लिख सकते हैं हिंदी में, जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा 12th में पूछा जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। अगर आप बायोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं तो ये डीप नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्लास में आपको इतनी डीप नॉलेज से नहीं पढ़ाया जाता, ठीक, समझ में आया? तो एफ सेल किसका पार्ट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो पैनक्रियाज होता है, जो हमने देखा लीवर एक जूस सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस या पित्तरस। उसी तरह से जो आपका पैनक्रिया होता है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, वो एक रस को सेक्रेट करता है, उस रस को बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयिक रस। अब क्वेश्चन ये है कि कितना बनता है, क्या बनता है, कौन बनाता है, क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या इसका काम होता है। देखिए जो अग्नाशय रस होता है वो पैनक्रियाटिक जूस प्रतिदिन आदमी के अंदर लगभग 1 लीटर बनता है, तो 1 लीटर पर डे बनता है। दूसरा कौन सी सेल बनाएगी? अभी मैंने आपको बताया अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये हार्मोन्स बनाएगी, इसका हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे एफ सेल के बारे में। तो जो आपकी एफ सेल होगी वो बनाएगी पैनक्रिया जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस कौन बनाएगी? एफ सेल। और इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम पाए जाएंगे। जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, कितने एंजाइम पाए जाएंगे? 3। कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे देखते हैं। एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। पहला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज। दूसरा एंजाइम है आपका लाइपेज, और तीसरा एंजाइम है आपका ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, तो 3 हो गए, एमाइलेज,
एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एमाइलेज है वो किसका पाचन करता है। तो एमाइलेज जो कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो आप आलू वगैरह खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका पाचन करता है कौन? एमाइलेज। जो लाइपेज होता है और जो ट्रिप्सिन होता है, जो लाइपेज होता है वो आपका किसका? लिपिड्स का डाइजेशन करेगा। किसका? लिपिड्स, या आप बोल सकते हैं फैट, या आप बोल सकते हैं वसा का क्या करता है? पाचन। और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन जो आपके पास ट्रिप्सिन आएगा वो किसका? वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का। तो इस तरह से आप मेनली जो खाना खाएंगे उस खाने में 3 चीज़ें होती हैं, या तो फैट, लिपिड्स या वसा होगी, दूसरा या प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपका लार का एमाइलेज होता है ऐसा काम करता है। लेकिन वहाँ पर कुछ खाना बच जाता है जो जिसका पाचन नहीं हो पाता, या वहाँ पर कंप्लीट पाचन नहीं हो पाता। तो कंप्लीट जाकर कहाँ पर होगा? आपके छोटी आंत के अंदर। अभी हमने जो खाया है, याद करना, अभी जो हमने खाया है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, किसी का भी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। जो हमने पढ़ा था स्टमक के अंदर बाइल जूस से सेक्रेट हो रहा था, वो भी आंशिक पाचन करता है। क्या करता है? पेप्सिन जो था आंशिक पाचन करता है, इमल्सीकरण करता है। क्या उसने कंप्लीट डाइजेशन किया है? नहीं किया। तो अभी हमने जो खाया है उसका डाइजेशन ही नहीं हुआ, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी बिल्कुल भी एनर्जी। एनर्जी आगे जाकर मिलेगी, कहाँ? छोटी आंत के ड्यूडेनम में, या फिर आगे पढ़ेंगे इलियम में। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी? एमाइलेज की। तो जो एमाइलेज है वो आपका एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पाया जाता है छोटी आंत के ड्यूडेनम में। कौन स्रावित करता है इसको? कौन स्रावित करता है? पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है 3 एंजाइम स्रावित करता है। कौन सा है? पहला एमाइलेज। ठीक है, कौन सा है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो पहले पढ़ते हैं हम एमाइलेज के बारे में। तो जो आपने आलू वगैरह खाए हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट मिला है उसका पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि 100% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा कौन? आपका एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या काम करता है? जो स्टार्च आपने लिया है, क्या लिया है? स्टार्च। खाने में जो आपने स्टार्च लिया है उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। कौन करता है ऐसा? एमाइलेज। जो एमाइलेज होता है आपका एंजाइम होता है वो किसको? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जितने भी कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको हमें डाइजेशन करना होता है, तोड़ना होता है किसमें? ग्लूकोज में। लेकिन यहाँ पर टूटा है माल्टोज में। इसका मतलब आप देखोगे कि जो डाइजेशन है स्टार्च का वो भी इनकम्प्लीट है। आगे जाकर कहीं पर क्या होगा? कंप्लीट होगा। देखेंगे कहाँ पर वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी क्या है? यहाँ पर इनकम्प्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से हमने देखा एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया माल्टोज में। आगे देखते हैं लाइपेज। जो लाइपेज है वो आपका लिपिड, यानी कि जो फैट है उसका पाचन करता है और फैट का कंप्लीट पाचन कर देता है, कंप्लीट डाइजेशन कर देता है। तो आप देखोगे कि लाइपेज की उपस्थिति में, लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में जो आपने फैट खाया है, फैट को मेडिकल की लैंग्वेज में बोलते हैं लिपिड्स। जो आपने लिपिड्स खाया है उसको फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में तोड़ देता है। इसको क्या बोलते हैं? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल और किस में तोड़ देता है? ग्लिसरीन में। इसका मतलब जो हम लाइपेज, जो हम देखो सुन लीजिए, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसको तोड़ना होता है किस में? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना होता है किस में? ग्लूकोज में। और जो आपका फैट है, लिपिड्स है, उसको तोड़ना होता है वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में। तो यहाँ पर फैट को फैटी एसिड में तोड़ दिया गया। इसका मतलब पूर्णतः पाचन हो गया फैट का। जो फैट आपने खाया है उसका पूर्णतः पाचन हो गया। जैसे आपने घी, कुछ भी दूध वगैरह पिया है, उसके अंदर जो फैट है, उसका तेल खाया है, उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर जाकर हो रहा है? छोटी आंत में। कौन कर रहा है? लाइपेज नामक एंजाइम। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन हुआ। लेकिन आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। आगे होगा आंतरिक रस निकलेगा, एक इंटेस्टाइनल जूस, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो अभी तक कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन नहीं हुआ। आगे देखते हैं नंबर 3। तीसरा जो आपका एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन। तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या काम करता है?
प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन आपने खाया है दूध वगैरह से, दाल वगैरह से, मांस वगैरह से, वो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में टूट जाता है और बाद में ये फर्दर किस में टूट जाता है? एमिनो अम्ल में। किस में टूट जाता है? एमिनो अम्ल में। तो ये जो कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन का। फिर एक बार फिर समझ लीजिए कि हमारे जो पैनक्रिया है उसके अंदर पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, उसके अंदर 3 हमारे एंजाइम पाए जाएंगे। पहला एमाइलेज, दूसरा क्या था हमारे पास? लाइपेज, और तीसरा ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंजाइम है, अब हमने जो मेनली खाया है वो खाया है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन। तो जो एमाइलेज होगा वो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन कर देगा माल्टोज में। दूसरा जो आपका लाइपेज है वो फैटी एसिड का कंप्लीट पाचन कर देगा लिपिड्स का कंप्लीट पाचन कर देगा किसमें? फैटी एसिड में। और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का कंप्लीटली पाचन कर देगा अमीनो एसिड में। तो यही हमें तोड़ना होता है। अगर हमने प्रोटीन खाया है तो प्रोटीन से एनर्जी लेनी है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर फैट या लिपिड्स खाया है तो उसको वसीय अम्ल या फैटी एसिड में कन्वर्ट करना होगा। और अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाई है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास डाइजेशन हो गया किसका? कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन हुआ फैट का और प्रोटीन का भी कंप्लीट। तो आगे जाकर अब किसका डाइजेशन होना बाकी है? कार्बोहाइड्रेट का। तभी तो हम एनर्जी लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन ग्रंथि एक इंटेस्टाइनल आंतरीय रस का श्रावण करती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उस छोटी आंत के अंदर एक क्रिप्ट पाई जाती है किसकी? लिबरकुन की, जो आंतरीय रस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस का क्या करती है? श्रावण करती है। इस तरह से संरचना पाई जाएगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है, डायग्राम देख सकते हैं आप। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन ये इंटेस्टाइनल जूस यानी कि आंतरीय रस का क्या करती है? श्रावण करती हैं। अब देखते हैं इस आंतरीय रस का क्या काम होता है। पीछे मैं पढ़ा चुका आपको कि जो आपका पैनक्रियाटिक जूस था उसमें एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ALT, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन किया, लाइपेज ने लिपिड्स का किया और ट्रिप्सिन ने फैट का कर दिया। लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन नहीं हुआ। हमारे पास प्रोटीन का भी हो गया और लिपिड्स का भी हो गया। तो ये प्रोसेस जो इंटेस्टाइनल जूस है वो कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन करता है। मेनली कार्बोहाइड्रेट में जो आप खाते हो वो माल्टोज खाते हो। क्या खाते हो? माल्टोज। लेकिन कुछ मात्रा में सुक्रोज भी होती है और जो दूध पिया जाता है, दूध की शर्करा को बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। तो यहाँ से आप देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम पाए जाएंगे, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। याद करने का क्या तरीका है? जिसके लास्ट में ASE आएगा वो आपके एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम। तो यहाँ आप देखेंगे माल्टेज एंजाइम है, A जा रहा है, सुक्रेज A जा रहा है और लैक्टेज A जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 3 तरह के एंजाइम पाए गए, माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। तो माल्टेज ने क्या किया? जो आपने माल्टोज खाया है कार्बोहाइड्रेट में, माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट गया। कितने ग्लूकोज के पार्ट मिले? 2। उसके बाद जो सुक्रोज खाया है कार्बोहाइड्रेट में, सुक्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। और तीसरा जो आपने लैक्टोज खाया है, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, वो लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तीनों एंजाइम हैं उन्होंने मैक्सिमम क्या दिया है आपको? ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो अधिकतर मात्रा में आपको ग्लूकोज मिला है, इसलिए एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हैं ग्लूकोज को। मतलब जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो किस में टूट रहा है? एनर्जी। किस में टूट रहा है? ग्लूकोज में। इसलिए ग्लूकोज को बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी, या ग्लूकोज इज कॉल्ड एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? आपका ग्लूकोज। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्लूकोज। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अतः स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब आप देखना कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेस्टाइनल जूस ने कर दिया और प्रोटीन और फैट यानी कि लिपिड्स का पहले ही हो चुका था। किसने कर दिया था? पैनक्रियाटिक जूस ने। तो इस तरह से आप देखेंगे अब हमारे खाने में जो हमने खाया है मैक्सिमम उसका डाइजेशन
हो चुका है। जो अब अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो बड़ी आंत में चला जाएगा, बाद में पढ़ाऊंगा बड़ी आंत, ठीक है। तो एसआई के ड्यूडेनम में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। इससे आगे आपका फूड का डाइजेशन नहीं होगा, ड्यूडेनम से आगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई एंजाइम नहीं पाए जाते जो आपके खानों को पचा दे, ठीक है। तो बड़ी आंत में खाने का कोई पाचन नहीं होता, केवल छोटी आंत में होता है। छोटी आंत तक ही होता है और छोटी आंत के भी ड्यूडेनम पार्ट तक होता है। अब बात है जो आपने खाना खाया है, जो उससे एनर्जी मिली है, उसको शरीर के अलग अलग पार्ट में देना। तो जो आपने देखा था इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ड्यूडेनम पार्ट था, इससे जो टूटा है वो खाना जैजुनम के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा? इलियम वाले पार्ट में। तो फूड अब सारा किस में आ गया? इलियम में। अब इलियम में आने के बाद क्या होता है? इलियम इसमें इस तरह से आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगी। इस तरह से आपको क्या दिखेगी? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई या दीर्घ रोम। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ रोम। इसके अंदर ब्लड वेसल जुड़ी होती है। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी, इस तरह से डायग्राम आपको। ये उंगली लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उंगली जैसे प्रवर्ध है, इनको बोलते हैं हम विलाई। क्या बोलते हैं इनको? विलाई। इन विलाई में ब्लड वेसल जुड़ी होती है, ये ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करती है? जो आपने फूड से एनर्जी ली है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन, उनसे जो एनर्जी ली है उस एनर्जी को इस ब्लड के थ्रू शरीर के अलग अलग पार्ट में क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। तो आगे पढ़ें कि इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसे सदृश प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें विलाई या दीर्घ रोम कहते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड का अवशोषण होता है। इसमें पाई जाने वाली ब्लड वेसल पचित भोजन को अंगों के सेल्स व टिश्यू में पहुंचा देती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपने खाना खाया है उससे जो एनर्जी मिली है वो छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट के थ्रू विलाई नामक संरचना से ब्लड वेसल के थ्रू पार्ट के अलग अलग, बॉडी के अलग अलग पार्ट में चली जाएगी, जहाँ से आपको उसकी एनर्जी मिल जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने जो खाना खाया है आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस, वो खाने से जो एनर्जी मिलती है वो हम ले पा रहे हैं। तो आज आपने समझा होगा कि किस तरह से हम अपनी जो खाना खाते हैं उसकी एनर्जी को यूज करते हैं। तो आगे की वीडियो हम जो देखेंगे वो देखेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। मेनली वहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता खाने का। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। अब खाना तो यहाँ पर पच चुका, डाइजेस्ट हो चुका, तो जो अनडाइजेस्टेड खाना होगा वो फेसिस यानी कि मल बनेगा बड़ी आंत में जाकर। पढ़ेंगे वो फिर बाद में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।